हाय एस्पिरेंट्स। सो आज अपने ऑल स्टेट जुडिशरी प्रिपरेशन में हम देखने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। बिना लेट करे हुए चलते हैं आगे, अपन फंडामेंटल ड्यूटीज देखते हैं। एंड इसके पहले जो भी बच्चे अगर पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी इस पूरे के पूरे प्लान की, आपको ये प्रिपरेशन प्लान की पूरे के पूरे सीरीज की एक लिंक। उस लिंक में जाकर के आप देख पाएंगे कि एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के या कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी लेक्चर्स जो अब तक मैं पढ़ा चुकी हूँ और जो मैं आगे पढ़ाऊंगी, सब आपको वहां पर अपलोडेड मिलेंगे। ठीक है। और जो आने वाले लेक्चर्स है वो अपलोड होते जाएंगे इवेंचुअली। क्लियर। चलिए। एंड फॉर इनफैक्ट अगर आप में से कोई नहीं जानता है तो ये लेक्चर्स हर दिन शाम को 4 बजे अपलोड होते हैं। मंडे टू फ्राइडे ये लेक्चर्स आपके पास सरफेस होते हैं। ठीक है। गाइज, एक और रिक्वेस्ट है कि मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे लेक्चर्स देख रहे होते हैं, बट द नंबर ऑफ लाइक्स एंड व्यूज एंड शेयर्स आर वेरी लेस। तो भाई ऐसा क्यों है? अगर कुछ देखने आए हो और अच्छा भी लग रहा है ना, एंड तक रुके हुए सेशन के, तो एक लाइक भी करके जाया करो, बिकॉज दिस इज ऑल फ्री फॉर यू गाइज, है ना। जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था इस सीरीज को, सबने बताया था कि मैम फ्री है क्या, या क्या कॉस्ट है इस चीज का। आई टोल्ड देम कि इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपके इंटरनेट का कुछ डेटा जाने वाला है इसको देखने में, है ना। तो जब ये इतना फ्री ऑफ कॉस्ट है तो एक लाइक तो हम कर ही सकते हैं, एक शेयर तो हम कर ही सकते हैं ना इसे। तो जस्ट गाइज उतना कर दो, क्योंकि दैट इज ऑल दैट वी आस्क फॉर, है ना। हम एज अ यूट्यूब चैनल, एज एन एजुकेटर, हम आपसे सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कर दो। तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। एंड चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है, पहली बार देख रहे हो, पहली बार चैनल विजिट किया है, या कर चुके हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को अभी तक, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले आज के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स क्या होंगे, हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या क्या ड्यूटीज है। और बहुत छोटा सा क्रिस्प सा टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा इसमें हेडेक नहीं है। प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता देती हूँ कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं कि कैसे ऐड हुआ था। प्री के क्वेश्चंस बता रही हूँ, कैसे ऐड हुआ था, कौन सी कमिटी के सजेशन पर ऐड हुआ था, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, एंड कौन से क्लॉज में कौन सी ड्यूटी लिखी है। कई बार ये पूछ दिया जाता है या मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है कि आर्टिकल 51 ए क्लॉज के अंदर कौन सी ड्यूटी दी हुई है, एल के अंदर कौन सी ड्यूटी दी है। तो आपको बस मैच द फॉलोइंग करना है। अगर आपको ड्यूटीज का ऑर्डर याद है तो वो आप आसानी से कर लोगे, है ना। और इससे ज्यादा कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई जो लास्ट ड्यूटी है या जो सबसे नया ड्यूटी है वो कब ऐड हुआ है उसके अंदर। चलिए, इंट्रोडक्शन के साथ बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, है ना, 1950 में, उस संविधान के अंदर, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो हमारा संविधान बनाया था, उस संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई मेंशन नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज वहां पर नहीं दी गई थी, क्योंकि हमें रीजन नहीं लगा। हमें लगा ठीक है ये कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं जो शायद लोग बिना बोले भी ऑब्लाइज कर ले, बट ऐसा नहीं हुआ। और इस बात की जरूरत हमें महसूस हुई जब इमरजेंसी लगी, आपकी इंटरनल इमरजेंसी जब लगी 1975 से 77 के बीच में, है ना, द वेरी फेमस इमरजेंसी दैट वाज इम्पोज्ड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, है ना। तो उस इमरजेंसी के दौरान हमें फील हुआ कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो होनी चाहिए जो सिटीजन को ऑब्लाइज करे, सो दैट उन्हें ये बात भी पता हो कि ना ही सिर्फ उनको कुछ अधिकार मिले हैं संविधान के अंतर्गत, बल्कि उन्हें कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ ड्यूटीज भी मिली है जो उन्हें एज अ सिटीजन क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए या ओबे करनी चाहिए। ठीक है। सो उस जरूरत को देखते हुए हमने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया, 1976 में ला करके इनको ऐड कर दिया। पार्ट 4A के अंदर आर्टिकल 51A में 11-10 ड्यूटीज प्रेस्क्राइब कर दी गई हमारे संविधान के अंदर आफ्टर दिस अमेंडमेंट। ठीक है। तो कैसे हुई, ऐसे इस अमेंडमेंट से ऐड करी गई। अच्छा, ये अमेंडमेंट जो लाया गया था वो लाया गया था स्वर्ण सिंह कमिटी के सजेशन पर 1976 में। इसी पूरे के पूरे मसले को देखते हुए एक कमिटी को एस्टैब्लिश किया गया, कंस्टिट्यूट किया गया। उस कमिटी ने कुछ सजेशंस दिए कि क्या एक्चुअली ड्यूटीज होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए वो ड्यूटीज। ठीक है। उन्होंने जब ये सजेशन दिया तो उनके सजेशन के चलते 42nd अमेंडमेंट लाया गया, और इस 42nd अमेंडमेंट से बहुत सारे संविधान के अंदर बदलाव करे गए हैं। उनमें से एक बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है 42nd अमेंडमेंट का, विच इज द चैप्टर, विच इज द पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सिर्फ एक आर्टिकल कंस्टिट्यूट करता है अपने अंदर, एंड दैट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर। नाउ वी इनिशियली हैड ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर 2002 के अंदर 86th अमेंडमेंट के थ्रू, है ना, ये वही अमेंडमेंट है जिसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स में 21A ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था।
उसी राइट को एक फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पर भी 11th ड्यूटी बना करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया था 2002 में. Then the article will mention the details of 11 fundamental duties, है ना. ये जो आर्टिकल है, this will mention all the fundamental duties. आगे बढ़ते हैं. अब अगर हम देखें कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो क्या कोई इनका सब कैटेगराइजेशन किया गया है, तो एक मेंस में भी क्वेश्चन बनता है फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के, विच इज राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज या एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसे करके एक क्वेश्चन बनता है जिसकी लेंथ बढ़ाने के लिए. क्योंकि अगर आप सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज लिख देंगे कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ये हैं, 86 अमेंडमेंट से 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी, तो वो शायद लेंथ ना ले पाए आंसर और वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट आंसर लगे. तो इसीलिए आपके मेंस के कंटेंट को बढ़ाने के लिए यू हैव दिस डिस्क्रिप्शन जो बताता है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑफ टू टाइप्स, है ना. दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स. वन आर द मॉरल ड्यूटीज, ये तो है मॉरल ड्यूटीज, आपकी कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस, और ये है आपकी कुछ सिविक ड्यूटीज. ठीक है, मॉरल और सिविक ड्यूटीज दो बताई गई है. मॉरल ड्यूटीज क्या है? चेरिशिंग द नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. क्योंकि हमारे बहुत सारे लीडर्स ने, बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स ने, रेवोल्यूशनरिस्ट जो थे, उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत जेल में समय बिताया, कुछ लोगों की जान चली गई, कुछ लोग बहुत बार इंजर हुए, बहुत मेंटल ट्रॉमा हुआ सब लोगों को, फिजिकल ट्रॉमा हुआ. तो क्योंकि दे अंडरवेंट सो मेनी थिंग्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री, वी मस्ट रिस्पेक्ट देम, है ना. ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है. जो हम कहते हैं ना कि माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्या है, ये हमारा एक मॉरल ऑब्लिगेशन है. क्यों है ये मॉरल ऑब्लिगेशन? भाई जन्म दिया है हमें, हमारा ध्यान रखा है, हमारा पालन पोषण करके हमें बड़ा किया है, एजुकेट किया है ना. सो फॉर all those things that our parents have done for us, for all those sacrifices that they have made for us, we have a moral obligation कि हम उनकी इज्जत करें, हम उनका बाद में ध्यान रखें जब उन्हें हमारी जरूरत हो. तो उसी तरीके से संविधान को बनाने वाले लोग, संविधान के रचयिता जो हैं, हमारे इंडिपेंडेंस के पीछे जिनका हाथ है, उन सब लोगों ने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा लाइफ स्पैन क्या किया है, हमारे लिए सैक्रिफाइस किया, हमारे इंडिपेंडेंस के लिए सैक्रिफाइस किया है. तो इट इज आवर मॉरल ड्यूटी कि हम उन लोगों का क्या करें, उन लोगों की इज्जत करें, ना कि उनका तिरस्कार करें या उनके बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बात ना करें बेसिकली. ठीक है, चलिए. उसके बाद सिविक ड्यूटी क्या है? रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड अदर थिंग्स. ठीक है, हमारी एनवायरमेंट हो गई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारी नेशनल फ्लैग हो गई, नेशनल एंथम हो गई, ये हमारी सिविक ड्यूटीज है कि भाई एज अ civilized nation, as a civilized human being, there are certain things that you have to keep in mind, है ना. ये क्या है? ये ऐसी चीजें जो आपको करनी ही है अगर आप सिविलाइज अपने आप को समझते हैं या अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं कि आप सिविलाइज्ड हैं, तो आपको इन चीजों को करना ही पड़ेगा. आपको सर्टन चीजों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि आपका नेशनल फ्लैग हो गया, जैसे कि आपकी नेशनल एंथम हो गया, नेशनल एम्बलम हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ऑल दोस थिंग्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देख लेते हैं कि ये ड्यूटीज क्या है वन बाय वन. ठीक है, 51 आर्टिकल 51A के अंदर क्लॉज ए में दिया हुआ है, अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. ठीक है, क्या क्या चीजों को रिस्पेक्ट करने की बात की गई यहाँ पे? भारत के संविधान को, भारत के तिरंगे को, और साथ में आपके नेशनल एंथम को, है ना. तो इन तीन चीजों को आपको क्या करना है? इनको रिस्पेक्ट करना है. अच्छा, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स क्या है कि भाई हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, एक रिपब्लिक नेशन, एक सेक्युलर नेशन, एक सोशलिस्ट नेशन है, ये सब उसके आइडियल्स हैं, है ना. तो हमें इन आइडियल्स को भी, इन प्रिंसिपल्स को भी हमें क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है. हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे सोशलिज्म हैम्पर हो, जिससे सेक्युलरिज्म हैम्पर हो, जिससे रिपब्लिक नेचर हैम्पर हो, या जिससे डेमोक्रेसी हैम्पर हो. क्लियर. उसके बाद में उसके सेट किए हुए इंस्टीट्यूशंस, जो भी इंस्टीट्यूशन संविधान के अंदर सेट किए हुए, हमें उन सबको भी रिस्पेक्ट करना है. ये क्या है? ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. देन मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा, एज ए सेड, फंडामेंटल ड्यूटीज का नेचर अगर मैं बता दूं आप लोगों को, तो नॉन जस्टिसेबल है. कैसे है ये? नॉन जस्टिसेबल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटी में दिए हुए ऑब्लिगेशन को नहीं ऑब्लाइज करता है ना, तो क्या आप जाकर के कोर्ट केस कर सकते हैं उसके ऊपर? नहीं. अमूमन तौर पर, आम तौर पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. जनरल प्रिंसिपल यही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते. अगर किसी व्यक्ति ने फंडामेंटल ड्यूटी की पूर्ति नहीं करी है, उसको ऑब्लाइज नहीं किया है, तो आप जाकर के उसे कोर्ट में सू नहीं करेंगे. हाँ, लेकिन अगर उसी ड्यूटी को, है ना, एक कानून में तब्दील कर दिया गया है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है.
लेकिन फ्लैग कोड एक सर्टेन तरीका बताता है फ्लैग के साथ में पेश आने का, या फ्लैग के साथ में अगर आप डील कर रहे हैं तो कैसे डील करना है। भाई हमारा जो ट्राई कलर है उसको फोल्ड करने का भी एक पर्टिकुलर तरीका है, उसको कब आपको होस्ट करना है, कब आप उसको नीचे लेकर के आएंगे, हर चीज का एक टाइमिंग है। क्लियर? अगर आपने उसको लगाया हुआ है तो वो कहाँ लगना चाहिए, हर एक चीज के लिए एक डायरेक्शन दिया हुआ है आपके फ्लैग कोड में। अगर आप उस फ्लैग कोड को नहीं मानते हैं, है ना, तो आपके अगेंस्ट क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है, आप फिर वहां पर कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लैग कोड बना हुआ है, इस डायरेक्टिव इस फंडामेंटल ड्यूटी को एक कानून में तब्दील कर दिया गया है। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स एंड इंस्पायर दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ऐसे कोई भी नोबल आइडियल्स जिनने फ्रीडम स्ट्रगल को क्या किया है, इंस्पायर किया है ना, आपको उन सबको भी क्या करना है, जैसे नॉन वायलेंस हो गया आपका। तो अगर ऐसा कोई भी चीज थी जो उस समय पर हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स, हमारे फ्रीडम फाइटर्स क्या कर रहे थे, एंडोर्स कर रहे थे, और उन एंडोर्समेंट्स के थ्रू या उन आइडल्स के थ्रू हमें अगर हम मानते हैं कि हमें हमारा फ्रीडम मिला है, तो देन वी हैव टू रिस्पेक्ट दोज ऑल्सो। उसके बाद में अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है ये कि भाई देखो, आपका देश जो है वो सोवरेन कंट्री है, तो हमें सोवरेनिटी को अपहोल्ड करना है, हमें यूनिटी को अपहोल्ड करना है, हमें इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे हमारे देश की यूनिटी या इंटीग्रिटी पे, एकता पे कोई फर्क पड़े, ठीक है, या उसकी सोवरेनिटी पे कोई फर्क पड़े। आगे चलते हैं, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अब ये अगेन एक क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ये जस्टिसेबल नहीं है, मतलब ये कोर्ट ऑफ लॉ आपसे एनफोर्स नहीं करा सकता अनलेस कोई कानून बनाओ। क्यों? क्योंकि ये ड्यूटी एक तरीके से लोगों का मॉरल ऑब्लिगेशन है कहीं ना कहीं, कि भाई जब आपके देश को जरूरत हो तो आप क्या करें, आप खड़े हो जाएं वहां सेवा में, है ना। आप जैसे जब एक समय था जब हमारे पास में हमारी आर्मी इतनी स्ट्रेंथन नहीं थी और हमारा युद्ध चल रहा था चाइना के साथ में, तो हमें जरूरत थी कि ज्यादा से ज्यादा यंग लोग या ज्यादा से ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग लोग क्या हो जाएं, आर्मी में भर्ती हो जाएं, है ना। तो हमने उनसे सेवाएं मांगी, उन्होंने दी भी सेवाएं। क्लियर? उसके बाद में मान लीजिए कि अगर देश में इलेक्शंस चल रहे हैं या देश में कोई किस तरीके की कोई क्राइसिस चल रही है, उस समय पर जो आप वॉलंटियर करते हैं जाकर के, है ना, आप अपने देश को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, दैट इज ऑल कवर्ड अंडर दिस। उसके बाद में आते हैं, प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। भाईचारा और हार्मनी बढ़ाने का प्रयास करना है, ना कि आपको कम्युनल वायलेंसेस या किसी तरीके का भेदभाव करना है जिसकी वजह से क्या हो जाए, दिक्कतें हो जाए, भाईचारा खत्म हो जाए, लड़ाइयां हो जाए आपस में दो पक्षों में। एंड टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस दैट आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है जो कैसी हो, डेरोगेटरी हो महिलाओं के तरफ, जैसे कि सती प्रथा डेरोगेटरी थी महिलाओं की तरफ, महिला ईव टीजिंग डेरोगेटरी है महिलाओं की तरफ, डोमेस्टिक वायलेंस डेरोगेटरी है महिलाओं की तरफ। तो ये सब चीजें क्या है, आपको ये सब करने से क्या करना है, आपको एब्सटेन करना है, ठीक है। कॉजिंग मिसकैरेजेस, बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी इच्छा के, ऑल दो थिंग्स, आपको उन सबसे क्या करना है, बचना है, उन सब चीजों को धीरे धीरे छोड़ते जाना है, रेनाउंस करते जाना है। क्लियर? जैसे पहले क्या होता था कि कोई महिला विडो हुई है तो उसका सर शेव करा दिया जाता था, अब ऐसा नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो महिलाओं के अगेंस्ट है, उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट है। क्लियर? तो ये सब चीजें हैं जो ऐड करी गई थी, और इन्हीं को फिर कुछ कानून भी बना लिए गए इन्हीं के चलते। आगे बढ़ते हैं, फिर है हमारे पास में वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। देश का जो कल्चर है, क्योंकि हम कल्चरली बहुत रिच माने गए हैं ना, हमारा देश जो है कल्चरली, मॉन्यूमेंट वाइज अगर आप देखें, है ना, और हिस्ट्री देखें, हम माइथोलॉजिकल देखो चाहे वैसे आप हिस्ट्री देखो, बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही डिस्पाइट बीइंग वेरी डाइवर्स, इट्स वेरी यूनिफाइड एंड इट्स वेरी यूनिक एज वेल। ठीक है, तो क्या कोशिश करनी है आपको कि आप अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि भाई ताजमहल है, ताजमहल किसी मुगल ने बनाया था, क्यों हमें उसको रखना है, तो जाकर के आप उसको डिमोलिश करने चले जाए। नहीं, कुतुब मीनार है, अरे ये किसी आपके इन्वेडर ने बनाया था, हम इसको क्यों रखें, हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि भाई भारत हिंदू पहले मतलब हिंदुस्तान पहले तो हिंदू राष्ट्र था। ठीक है, तो बाहर से कोई आया, वो इन्वेडर था और उसने आकर के आप अगर कुछ बना दे तो हम उसको डिमोलिश कर दे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जो जाकर के मॉन्यूमेंट्स में या मॉन्यूमेंट्स की दीवारों पर या पब्लिक पार्क्स की दीवारों पर जो आप लोग लिख देते हैं, है ना, फलाना वो लव्स फलाना, मतलब एक्स लव्स वाई, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। वहां अपने मोबाइल नंबर्स लिख करके आ गए, कुछ रैंडम मैसेज लिख करके आ गए, है ना, आप
ये सब चीजें आपको क्या करनी है, अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। और साथ में इसके एक एक्ट भी बना हुआ है जो आपको अपने देश के मॉन्यूमेंट्स या पब्लिक प्लेसेस को डिस्टॉर्ट करने से रोकता है, ठीक है, पनिश करता है इनफैक्ट। तो अगर कभी आप पाए गए कि अच्छा ताजमहल के ऊपर इंस्क्रिप्शन कर रहे हो, पकड़ के ले जाएंगे। खैर ताजमहल पे तो बहुत सिक्योरिटी टाइट रहती है, बट और कोई मॉन्यूमेंट ले लो फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, है ना, जहां पर कम सिक्योरिटी, और अगर आप वहां किसी ने आपका क्लिप बना के डाल दिया कि आप वहां चित्रकला कर रहे हैं, अपना और अपने माशूक का नाम लिख करके वहां दिल दिल बना रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट जो है पुलिस एक्शन ले सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। अगेन हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, हमारे पास फॉरेस्ट एक्ट है, हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। ये सब हमारे ना ही सिर्फ ऑब्लिगेशंस है, ये सिविक ऑब्लिगेशंस तो है ही हमारे, साथ में अब इनके लिए कानून भी है स्पेसिफिक, जो अगर आप इन चीजों को, इन ऑब्लिगेशंस को नहीं मानते, अगर आप इन्हें नहीं अबाइड करते हैं, तो आपके अगेंस्ट क्या हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और उसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जैसे हिंदुस्तान में क्या होता है कि हिंदू कल्चर में स्पेसिफिकली, कि कोई भी पूजा की सामग्री जो है अगर जो उपयोग हो चुकी है एक बार, आप उसको कहीं भी फेंक नहीं देते हो, आप उसको गंगा में या किसी भी अच्छी नदी में, किसी भी मतलब किसी भी नदी में, जल प्रवाह में क्या करते हो, प्रवाहित करते हो। तो अब वो प्रवाहित करने के चक्कर में, प्रवाह करने को मना नहीं है, लेकिन उसके अंदर पॉलिथीन समेत प्रवाह करने को मना है, ठीक है। उसके अंदर कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से अंदर वाइल्ड लाइफ को, अंदर जो उसके भी जो भी एक्वा लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है वहां पर, या पानी की क्वालिटी है वहां पर, वो पोल्यूट ना हो, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो इसी, क्योंकि लोग नहीं माने सीधे तरीके से, सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशंस को तो लोगों ने ऑब्लाइज नहीं किया, तो कानून को भी सख्ती दिखानी पड़ी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अब ये अगेन एक ऐसी चीज है जो लोगों को करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना साइंटिफिक टेम्पर होगा, जितना आप चीजों के लॉजिक में जाने की कोशिश करेंगे, जितना आप लोगों की, आप चीजों की टेक्निक में जाने की कोशिश करेंगे ना, उसके रूट कॉजेज जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका दिमाग जो है क्या होगा, बढ़ेगा तेजी से। एंड वी वांट कि इंडिया जो है एक डेवलप्ड नेशन बने, साथ साथ हमारे देश में रिफॉर्म्स आए, टेक्नोलॉजीज आए, हम देश में वन ऑफ दी सुपर पावर्स बने। तो आपको ये सब करने के लिए कहीं ना कहीं ये टेम्पर या ह्यूमैनिज्म, ये सब कुछ क्या करना पड़ेगा, आपको प्रमोट करना पड़ेगा। इसीलिए देखा ना, प्रधानमंत्री जी जो है वो वोकल फॉर लोकल और आपका मेड इन इंडिया, इन सब चीजों को बहुत प्रमोट करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बहुत प्रमोट करते हैं। क्यों? यही रीजन है कि हम चाहते हैं कि आप इन चीजों में भी जाएं। ऐसा ना कि सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी में ही लगे। अगर आपका कोई क्रिएटिव साइड है तो व्हाई नॉट ट्राई इट, है ना, एंड व्हाई नॉट एस्टैब्लिश अ गुड बिजनेस। फिर सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। अगेन पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको सेफ गार्ड करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं करना है कि कहीं दंगे हो रहे हैं तो लाओ यार, दंगा चल ही रहा है, मेरी बड़ी फैंटेसी थी कि एक बस को जलते हुए देखूं, लाओ बस को आग लगा दी जाए, है ना, रोडवेज की बस है इसको आग लगा दी जाए, या सिटी बस है उसको आग लगा दिया जाए, ऑटो रिक्शा रखे हुए हैं, वैसे किसी का ऑटो रिक्शा को जला दूंगा, तोड़ दूंगा तो केस हो जाएगा, लाओ अभी पता नहीं चल रहा है इतनी भीड़ भाड़ में कर दो। ये नहीं करना है आपको, आपको वायलेंस से भी बचना है ना, अब्जॉर वायलेंस, यानी कि आपको अपना अप्रोच जो है वो वायलेंट अप्रोच ना रख करके शांति प्रिय तरीके से, शांति से काम को, लॉ एंड ऑर्डर को साथ में रखते हुए आपको अपने मैटर्स को रिजॉल्व करना है, ठीक है। कौन सी मूवी थी वो, नायक, है ना, अनिल कपूर की, एक दिन का प्रधानमंत्री, उसमें होता है ना कि भाई दंगा ही है, दंगा किसी बात पे हो रहा है और जबरदस्ती बसेस जला रहे हैं बॉम्बे की, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तोड़ रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज तोड़ रहे हैं। सो यू शुड एब्सटेन फ्रॉम डूइंग दैट, एवरी पर्सन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, अगला है हमारा 10th ड्यूटी है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। अगेन इट्स अ ड्यूटी ओनली, ठीक है, एक नॉन ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है आपकी कि आपको क्या करना है, आपको हर एक स्फीयर में एक्सेल करने की कोशिश करनी है ना। ऐसा ना हो कि भारत जो है वो एक ही स्फीयर में बढ़ते जा रहा है, बाकी सब जगह पर हम उतने स्टैब्लिश नहीं है कि हाँ ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर है, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत वेल एजुकेटेड, वी हैव गुड इंजीनियर्स, ग्रेट डॉक्टर्स, एक्सीलेंट साइंटिस्ट, बट वी डोंट हैव एनी एंटरप्रेन्योर्स, है ना, एंटरप्रेन्योर्स, ब्यूरोक्रेट्स, हमको सब कुछ चाहिए। तो आपको हर स्फीयर में काम करने का क्या करना है, प्रयास करना है। और ये है आप लोगों की एक आखिरी ड्यूटी, ठीक है। और ये आखिरी ड्यूटी आपको क्या बताती है, ये आखिरी ड्यूटी जो है वो कहती है कि आपको क्या करना है, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करना है, ठीक है। नाउ दिस वाज द 11th ड्यूटी व्हिच वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, है ना। कब ऐड की गई थी, 86th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करी गई थी। क्या कहता है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। आप साथ में देखो, एक
गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट के अगेंस्ट तो आपके पास ये राइट है ही कि आप स्टेट से बोल सकते हैं कि भाई मुझे मेरे बच्चे को एजुकेट करना है, तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसके लिए स्कीम्स, आपको उसके लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट एक गार्जियन के ऊपर भी ये ड्यूटी है कि आपको बच्चे को एजुकेशन दिलानी ही है, क्योंकि प्राथमिकता, अगर पेरेंट बच्चे को स्कूल तक नहीं लेकर के जा रहा है तो स्टेट कुछ कर नहीं सकता है ना, इतनी पॉपुलेशन है, स्टेट सबके घर जा जाकर के बच्चे को नहीं लेकर के आ सकता है। तो गार्जियंस के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आप जाइए और जाकर के अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट कराइए। एंड आफ्टर दैट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं फी नहीं पे कर पा रहा हूँ, या स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ कास्ट, रिलीजन, कुछ भी, तो फिर आप फंडामेंटल राइट का हवाला देते हुए उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म होता है। इतना ही है जो आपको प्री और मेंस के लिए पढ़ना है, बस इनके नंबर्स याद कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल ये 51A क्लॉज के था, ठीक है, लास्ट ड्यूटी, तो ये याद कर लेना, इतने में प्री और मेंस पूरा बन जाने वाला है। चलो गाइस, बाय, टेक केयर। एंड इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एग्जीक्यूटिव, यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव दोनों हम साथ में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, गुड नाइट।